हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करने वाले। इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने सब टाइप्स होते हैं और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, क्या होता है। तो इस पूरी वीडियो में हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड इन सभी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हो लाइफ प्रोसेसेस ऐसे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो इस वीडियो में हम पहली लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन को डिस्कस करने वाले हैं। क्या होती है न्यूट्रिशन? Nutrition is the process of intake of nutrients by an organism as well as utilization of nutrients by organism. Nutrition एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड को इंटेक किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा और उस न्यूट्रिएंट का, उस फूड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। यूटिलाइजेशन करने का मतलब ये है कि फूड को बॉडी की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, सेल के रिपेयर करने में हेल्प की जाए, उसे यूटिलाइज़ किया जाए। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड को इंटेक किया जाए और उसका यूटिलाइज़ किया जाए, ऐसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड चेंजिंग इट इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म। वो प्रोसेस जिससे किसी फूड को ऑब्टेन किया जाए और उसे सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में चेंज किया जाए, ऐसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत क्यों होती है? वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड फूड? फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स। फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल, इन सब को न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। तो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हेल्प इन सेल रिपेयर, सेल ग्रोथ, और ये सेल की रिपेयरिंग, सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़, और ये हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीक़ों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और इसी बेसिस पे न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर करता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर करे, ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। और वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गाई। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants prepare their own food by the process of photosynthesis. Plants ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं और ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? The process by which green plants take inorganic substances like CO2 and H2O and convert them into organic food in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी CO2 या फिर H2O, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों में ऑक्सीजन है, तो इसीलिए इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला गया। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ऐसे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। और प्लांट्स अपना फूड इसी प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला CO2 मिलता है प्लांट को एयर से, सराउंडिंग से उसके। और दूसरा वाटर उसको रूट्स के ज़रिए सॉइल से मिलता है। और तीसरा है क्लोरोफिल प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। और चौथी चीज़ होती है सनलाइट, जो कि उसे सन से मिलती है। तो इन्हीं 2 चीज़ों मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही अपना फूड प्रिपेयर करता है। और जो वो फूड प्रिपेयर करते हैं उन्हें ग्लूकोज बोला जाता है। और वो
ज़रूरी नहीं है कि जो फूड प्रिपेयर करें वो उसी समय यूटिलाइज़ कर लें। वो फूड स्टोर कर देते हैं बाद में यूज़ के लिए, और उसी स्टोर्ड फूड को स्टार्च बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। फूड प्रिपेयर्ड इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमने अभी पढ़ा कि जो फूड प्रिपेयर होता है उसे स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब अगला टॉपिक है स्टोमेटा। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। वो टाइनी पोर्स जो लीव की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज, और ये गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज इसी की हेल्प से होता है। सराउंडिंग बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स विच कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और ये एक पेयर ऑफ गार्ड सेल से सराउंडेड होता है जो कि स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखो तो ये स्टोमेटा है और ये सराउंडेड है गार्ड सेल से, पेयर ऑफ गार्ड सेल से। बीच में उसका न्यूक्लियस है, ये स्टोमेटल पोर है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये दोनों जो हैं ये पेयर ऑफ गार्ड सेल्स हैं। वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल, स्टोमेटा ओपन। जब वाटर गार्ड सेल में फ्लो करता है तब स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब वाटर फ्लो बाहर करता है, बाहर निकलता है, तब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो कि पहले फिगर में आप देख रहे हो कि स्टोमेटा ओपन है, यानी इसमें वाटर अंदर जा रहा है, और दूसरे फिगर में आप देख रहे हो कि ये श्रिंक कर गया है, मुड़ गया है, मतलब इसमें से पानी बाहर जा रहा है, तो इसीलिए इसका स्टोमेटल पोर क्लोज्ड है। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहली प्रोसेस होती है, पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहली प्रोसेस में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के ज़रिए। और सेकेंड स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और सेकेंड प्रोसेस में उसी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, स्प्लिट किया जाता है। थर्ड प्रोसेस में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। और थर्ड प्रोसेस में CO2 का रिडक्शन होता है। रिडक्शन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। ऐसा सब्सटेंस जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे रिएक्शन को रिडक्शन बोलते हैं। तो इसमें थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है ताकि कार्बोहाइड्रेट बन सके। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग इसलिए किया जाता है ताकि क्लोरोफिल बन सके, जिसमें कार्बन का यूज़ होता है। केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन क्या होता है, CO2 6CO2 plus 6H2O in the presence of chlorophyll and sunlight, से 6H12O6 plus 6O2। केमिकल इक्वेशन में यही बात कही गई है कि CO2 और H2O क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं, जिन्हें ग्लूकोज बोला जाता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Those organisms which cannot make their own food and depend on the other organism for food are called heterotrophic। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते और दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी जो फूड ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं उस पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। एग्जाम्पल है एनिमल्स, फंगाई एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। मेनली 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी। ऐसा टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड या फिर डिकेइंग फूड
डेड या डिकेइंग एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है और उस फूड को बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर रहा है, ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। एग्जांपल ब्रेड माउल्स, ईस्ट, मशरूम, फंगाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बताइए जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर फूड को ब्रेक डाउन करता है, तो आंसर होगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, टेकिंग फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग इट। ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है बिना उसे मारे, और वो ऑर्गेनिज्म जिससे वो अपना फूड ऑब्टेन करता है वो उसका होस्ट यानी उसका शिकार कहलाता है। ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम मलेरियल, जिसे मलेरियल मॉस्किटो बोला जाता है, लाइस, लीचेस, टिक्स, राउंडवॉर्म्स, कस्क्यूटा, टेपवॉर्म्स। थर्ड टाइप होलोजोइक न्यूट्रिशन, टेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें फूड को इंजेशन के प्रोसेस के थ्रू इंजेस्ट किया जाता है, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है, एब्जॉर्व किया जाता है, फिर उस फूड को एसिमिलेट किया जाता है, फिर इसको इजेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से रिमूव किया जाता है। और जिस न्यूट्रिशन में सारी प्रोसेस होती हैं उस न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है। इसमें एग्जांपल है एनिमल्स, ह्यूमंस, अमीबा, पैरामीशियम। ये सभी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोजोइक एनिमल्स, हर्बीवोर्स फीड ऑन प्लांट्स। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। एग्जांपल हॉर्स, काउ, बफेलो, डियर। कार्निवोर्स फीड ऑन फ्लेश, और ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लेश खाते हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कार्निवोर्स बोला जाता है। एग्जांपल है लॉयन, टाइगर। ओमनीवोर्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ओमनीवोर्स बोला जाता है, जैसे ह्यूमन, क्रो, एक्सेट्रा। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स देख लेते हैं। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किसी फूड को इनटेक करना, उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। सेकेंड प्रोसेस होती है डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड बाय एंजाइम्स, और उस कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम की हेल्प के थ्रू सिंपलर फूड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन में एब्जॉर्प्शन, पैसेज ऑफ सिंपलर फूड इनटू ब्लड और लिम्फ, और इस सिंपलर फूड को जब ब्लड या फिर लिम्फ में ट्रांसफ़र किया जाता है, ऐसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। फोर्थ प्रोसेस एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब्ड फूड being utilized for energy needed for various activities, और उस एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज किया जाए एनर्जी लेने के लिए या फिर और भी कई एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ऐसी प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन में लास्ट प्रोसेस होती है इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और वो प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब फूड को रिमूव किया जाए, ऐसे प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये सारी प्रोसेस होती हैं, ये सारे स्टेप्स होते हैं। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। आप जानते हो कि अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए इसमें सारी प्रोसेसेस, इंजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रिएशन हो, न्यूट्रिशन हो, सारी प्रोसेसेस, सारी लाइफ प्रोसेस हो, वो सब एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, अमीबा एक होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, और ये इन स्टेप्स के थ्रू अपना फूड ऑब्टेन करता है। जैसे प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, और उस प्रोसेस से जिससे अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है उसे फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा, फैगोसाइटोसिस। अब अमीबा एक होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर रहा है, तो उसमें वही सारी प्रोसेसेस होंगी जो कि एक होलोजोइक एनिमल में होती हैं, यानी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो पहली प्रोसेस होती है इंजेशन। अमीबा में इजेशन की प्रोसेस कैसी होती है? अमीबा टेक्स इन फूड बाय यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन फॉल्स फीड, जिसे बोला जाता है काल्सियोडोफोडिया। अमीबा फूड को इनटेक करते हैं एक टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन से, जिसे फॉल्स फीड बोला जाता है, और उस फॉल्स फीड को सियोडोफोडिया बोला जाता है।
सेकेंड प्रोसेस होती है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, वेरियस एंजाइम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म इंटर इनटू फूड वैक्यूल एंड ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड। और डाइजेशन के प्रोसेस में उस फूड को जो अमीबा अपनी फिंगर लाइक एक्सटेंशन से इंजेस्ट करता है उसको एंजाइम्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन करना, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, और उस डाइजेस्टेड फूड को साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर देना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फोर्थ प्रोसेस होती है एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब्ड फूड स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड लेटर फॉर सिंथेसिस, और उस एब्जॉर्ब फूड को स्टोर किया जाता है और उसको बाद में यूज़ किया जाता है बॉडी की प्रिपेयरिंग के लिए, उसके सिंथेसिस के लिए। और लास्ट प्रोसेस होती है एजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड आउट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड होते हैं अमीबा में उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी से आउट किया जाता है। अब हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इस फिगर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती कैसे। ये आप देख रहे हैं, ये अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये फूड पार्टिकल अमीबा की तरफ आ रहा है। आपको ये बात पता होगी कि अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, उसका इर्रेगुलर शेप होता है, इसीलिए वो अपनी फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो कि टेम्परेरी होते हैं उसकी हेल्प से फूड को इंजेस्ट करता है। पहली प्रोसेस स्टार्ट होती है इंजेक्शन की। जब फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो अमीबा फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाने लगता है जिसे हम स्यूडोफोडिया बोलते हैं। फिर इसकी हेल्प से ये फूड को इंजेस्ट कर लेता है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे हम डाइजेशन बोलते हैं। जब ये फूड अमीबा के अंदर आ जाता है तो अमीबा एक फूड वैक्यूल बना लेता है और उस फूड वैक्यूल में वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इंटर करते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए सिंपलर सब्सटेंसेस में। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की, और जब ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तब इस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी में डिफ्यूज़ कर दिया जाता है और इसी को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। चौथी प्रोसेस होती है एसिमिलेशन, और इस प्रिपेयर्ड फूड, इस एब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस होती है इजेशन की। इजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी से आउट किया जाता है। अब अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही शो करता है। Paramecium, a unicellular organism, has a definite shape and food is taken in at a specific spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. पैरामीशियम में सारी चीज़ें अमीबा की तरह ही होती हैं, बस इसमें कुछ चेंजिंग होती है। पैरामीशियम में अमीबा में कोई भी स्पेसिफिक स्पॉट नहीं होता है फूड को इंजेस्ट करने के लिए, लेकिन पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है फूड के इंजेक्शन के लिए और ये फूड उस स्पॉट तक सीलिया की हेल्प से जाता है। सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरे पैरामीशियम के चारों तरफ फैले होते हैं और उनकी मूवमेंट के थ्रू ही फूड उस डिफिनिट स्पॉट तक पहुंच पाता है जिससे पैरामीशियम अपना फूड इंजेस्ट करता है। आप ये फिगर देखो, ये पैरामीशियम है, इसका पैरामीशियम का एक डिफिनिट शेप होता है और इसके चारों तरफ आप देख रहे हो सीलिया है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और इसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है फूड को इंजेस्ट करने के लिए। और जब फूड सीलिया के पास आता है तो ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर यानी सीलिया मूव करने लगता है और इसकी मूवमेंट के थ्रू ही ये फूड पार्टिकल इस डेफिनेट स्पॉट तक पहुंच पाता है और इसके बाद से जो सारी प्रोसेस होती हैं इंजेक्शन के बाद से वो सारी अमीबा के जैसी ही होती हैं। अब न्यूट्रिशन में लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? ह्यूमन बींग्स एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए उनमें हर एक चीज़ के लिए यानी रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग ऑर्गन बने होते हैं, अलग अलग ट्रैक बने होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक अलग होता है। ऐसे न्यूट्रिशन के लिए भी ह्यूमन बींग्स में एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? अ लॉन्ग ट्यूब पासिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि माउथ से लेकर अनस तक होता है और इसी एलिमेंट्री कैनाल में न्यूट्रिशन की सारी प्रोसेस होती हैं जैसे डाइजेशन,
एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इट इज़ अबाउट 9 मीटर लॉन्ग, ये लगभग 9 मीटर लंबा होता है। एलिमेंट्री कैनाल कंटेंस, और एलिमेंट्री कैनाल्स में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। आप ये जो रेड कलर देख रहे हैं, जो माउथ से शुरू होकर एनस तक जाता है, इसी को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू फूड अंदर आता है, इसको डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट करने के बाद इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब मतलब ये ब्लड तक पहुंचता है। उसके बाद इस फूड को एसिमुलेट किया जाता है, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड होते हैं उसको एनएस के थ्रू बॉडी से आउट किया जाता है। पहला ऑर्गन होता है माउथ। फूड को इंजेस्ट किया जाता है माउथ की हेल्प से। स्टिफ बाउंडेड बाय अ मूवेबल लिप्स, ये एक स्टेप होता है जो कि होठों से बाउंडेड होता है। इंटेक ऑफ फूड, और ये फूड को इंटेक करने में हेल्प करता है। बकल कैविटी, इट कंटेन्स टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड, और माउथ में बकल कैविटी होती है जिसमें टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, और डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। माउथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन, माउथ फूड के फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है हम वो देख लेते हैं। टीथ क्रशेस एंड ब्रेक डाउन फूड, टीथ फूड को क्रश करता है, उसे ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे टुकड़ों में। टंग क्या क्या काम होता है? टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन फूड, टंग सलाइवा को फूड में मिक्स करने में हेल्प करता है ताकि फूड गीला हो जाए, और जब फूड गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, तब उसे निगलने में आसानी होती है। टंग का ये वर्क होता है। सलाइवरी ग्लैंड secretes saliva which contains salivary amylase which digest starch present in food into simpler substances. salivary gland सलाइवा कंटेन करता है जिसमें salivary amylase पाया जाता है जो कि एक एंजाइम होता है, और वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है उसे। जैसे स्टार्च में जब salivary amylase पहुंचता है तब ये चेंज होकर कन्वर्ट होकर सिंपल फूड यानी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद माउथ में ये सारी चीज़ें होने के बाद फूड इसोफेगस में पहुंचता है। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। हेल्प इन डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसोफेगस फूड के डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? ये एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं जो कि इसोफेगस की वॉल शो करती हैं, और इसी मूवमेंट के थ्रू फूड नीचे तक यानी स्टमक तक पहुंच पाता है। स्टमक का इसोफेगस का फंक्शन क्या होता है? कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। इसोफेगस का सिर्फ इतना ही काम होता है कि ये फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है। उसके बाद फूड माउथ से के बाद इसोफेगस के बाद फिर ये स्टमक में आता है। स्टमक लार्जर मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, ये एक लार्जर मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन क्या होता है? अब ये डायग्राम देखिए, ये डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें थोरोविक कैविटी में आती हैं, या फिर आप बोल सकते हो चेस्ट कैविटी में आती हैं। डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट को एब्डोमेन कैविटी बोला जाता है, और स्टमक एब्डोमेन कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है यानी इस साइड में। तो एब्डोमेन कैविटी डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। कैन एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर्स इन इट, और स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, तो इसमें एक एबिलिटी होती है कि जब फूड इसमें इंटर करता है तो ये फैल सकता है, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड आ सके, इसलिए इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये एक्सपेंड कर जाए। ग्लैंड्स प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ स्टमक सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, और स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट ग्लैंड्स कुछ सेक्रेशन करते हैं जिसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। इनका फंक्शन क्या होता है? पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेक्स मीडियम एसिडिक सो दैट पेप्सिन कैन एक्ट ऑन इट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला फंक्शन ये होता है कि ये फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि उस पर पेप्सिन काम कर सके। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो HCl फूड को एसिडिक इसलिए बनाता है ताकि उस पर पेप्सिन एक एंजाइम
अपना काम कर सके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेकेंड फंक्शन होता है किल्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स विच में इंटर विथ फूड, और ये बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करता है जो कि खाने के साथ स्टमक में आ गए होंगे। दूसरी चीज़ गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होती है वो है पेप्सिन। पेप्सिन इज़ एन एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन। पेप्सिन एक तरह का एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है म्यूकस। प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। ये स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है एसिड के एक्शन से। आप जानते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर म्यूकस अपना ये फंक्शन ना करे तो स्टमक की वॉल्स को काफ़ी हार्म हो सकता है, उसको काफ़ी अल्सर्स आ सकते हैं। तो म्यूकस का यही फंक्शन होता है कि वो एसिड के एक्शन से स्टमक के वॉल को, इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद फूड स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फूड रिचेस फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू स्पिंक्चर मसल, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक मसल स्पिंक्चर मसल के थ्रू आता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन हो जाता है और इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, तो आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। It is the longest portion of alimentary canal near about 6.5 मीटर लॉन्ग। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पोर्शन होता है। आप जानते हो कि एलिमेंट्री कैनाल लगभग 9 मीटर लंबा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लंबा होता है, इसीलिए ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है तो उसमें कुछ सेक्रेशन तो चाहिए होंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 2 ग्लैंड से सेक्रेशन मिलते हैं। पहला है लीवर, दूसरा है पैनक्रियाज। लीवर क्या होता है? लीवर बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी? आंसर होगा लीवर। लीवर सेक्रेट्स बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। लीवर बाइल सेक्रेट करता है जो कि गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये गैल ब्लैडर लीवर का ही एक पार्ट होता है, तो ये बाइल सेक्रेट करता है जिसमें बाइल जूस और बाइल साल्ट होता है। बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? बाइल जूस मेक्स मीडियम एल्कलीन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। बाइल जूस फूड के मीडियम को बेसिक बनाता है, एल्कलीन बनाता है, ताकि उस पर पैनक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके। जैसे हमने स्टमक के केस में देखा था कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के मीडियम को एसिडिक बना रहा था ताकि उस पर पेप्सिन काम कर सके। वैसे ही लीवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेक्रेशन देता है जो ग्लैंड लीवर, वो बाइल जूस सेक्रेट करता है ताकि वो फूड के मीडियम को बेसिक बना सके ताकि उस पर पैनक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके। दूसरी चीज़ होती है बाइल में वो बाइल साल्ट। बाइल साल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल साल्ट फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। सेकेंड ग्लैंड होता है पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलने वाले सेक्रेशन में सेकेंड ग्लैंड होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में ये 3 चीज़ें होती हैं: पैनक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज। एमिलेज का फंक्शन क्या होता है? इट डाइजेस्ट स्टार्च। ये स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लिपेज लिपिड को यानी फैट को डाइजेस्ट करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स भी कुछ सेक्रेशन करती हैं। वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन इंटेस्टिनल ग्लैंड्स विच सेक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स भी कुछ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कंटेन करती हैं जो कि इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करते हैं। अब इस इंटेस्टिनल जूस में होते क्या है? इंटेस्टिनल जूस कंटेन एंजाइम्स विच कन्वर्ट। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स फूड यानी स्टार्च और फूड को कन्वर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में। ये जूस प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड या
और ग्लिसरॉल में। और ये जो चीज़ें हैं अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सारे एंड प्रोडक्ट हैं, यानी यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही शुरू होती है। एंड प्रोडक्ट ऑफ फूड टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टिनल एंड ट्रांसफर इट इनटू द ब्लड। अब ये जो एंड प्रोडक्ट हैं अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सब इंटेस्टाइन की वॉल ले लेती हैं और इसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती हैं, और ब्लड के ट्रांसफ़र करने की इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंश्योर्स एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन में विली जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। विली रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल्स के, इसी की मदद से ब्लड वेसल्स में रिचली सप्लाइड होने की वजह से ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो पाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीज़ें होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने के बाद, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इन इट वेयर वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड, और यहाँ पे जो बचे हुए वाटर और मिनरल होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद एनस में फूड इंटर करता है। रेस्ट ऑफ मटेरियल वेस्ट स्टोर्ड टेम्परेली इन रेक्टम एंड देन रिमूव्ड बाय एनस फ्रॉम द बॉडी, और जो वो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको टेम्परेरी पीरियड के लिए रेक्टम में स्टोर किया जाता है, उसके बाद एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव किया जाता है। एग्जिट ऑफ वेस्ट इज़ रेगुलेटेड बाय एनल एक्सपिंक्चर, और वेस्ट के एग्जिट को एनल एक्सपिंक्चर द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नोट, digested food which is not used by our body immediately is stored in the liver in the form of glycogen, और वो डाइजेस्टेड फूड जो कि हमारी बॉडी तुरंत ही यूज़ में नहीं लाती है उसको स्टोर कर लिया जाता है लीवर में ग्लिकोजन के फॉर्म में। ग्लिकोजन, इसको याद रखिएगा। इसको हम जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस होती है एलिमेंट्री कैनाल में। तो सबसे पहले फूड माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर आता है, बकल कैविटी में उस स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर उसके बाद फूड माउथ में सारी चीज़ें होने के बाद इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है। इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं जिसके थ्रू फूड नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है और वह स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है जिसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl फूड को एसिडिक बनाता है ताकि उस पर पेप्सिन काम कर सके और वो बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करता है। म्यूकस इनर वॉल ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है एक्शन ऑफ एसिड से। और इसमें तीसरी चीज़ होती है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब स्टमक में ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद फूड जो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस फूड को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज, इन दोनों ग्लैंड्स के सेक्रेशन होते हैं। सेक्रेशन कंटेन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन इन दोनों ग्लैंड्स के। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो कि बाइल सेक्रेट करता है जिसमें बाइल जूस और बाइल साल्ट होता है। बाइल जूस मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि उस पर पैनक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके, और बाइल साल्ट फैट को एमल्सिफाइड करता है, उसे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, सेक्रेट करता है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, पैनक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। पैनक्रियाटिक एमिलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, लिपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को एमल्सिफाइड करता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो इन दोनों के सेक्रेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी कुछ सेक्रेशन करती है। उसके इंटेस्टिनल जूस भी सेक्रेट होते हैं जो कि इस फूड को जैसे प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ पर पूरा डाइजेशन हो जाता है। पूरा डाइजेशन होने के बाद जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी उसको ब्लड में पहुँचा दिया जाता है ताकि वो हर सेल तक जाए और बॉडी के हर एक सेल तक पूरी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब फूड पहुँच सके। उसके बाद जब डाइजेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो जो रिमेनिंग
वेस्ट आप कह सकते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो रिमेनिंग वाटर और मिनरल रह गए थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उसके बाद फूड कुछ समय के लिए रेक्टम में स्टोर होता है। रेक्टम के बाद वो एनस से बॉडी के आउट हो जाता है। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस थी न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हमने इस पूरे वीडियो में न्यूट्रिशन की प्रोसेस को पूरी अच्छी तरीके से समझाया। आई होप आपको ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस, इसके टाइप्स, सब टाइप्स, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।